हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है मैंने। और आपको एक स्पेशल जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरे जो कि 1K के करीब है मेरे सब्सक्राइबर्स, तो आप जल्दी जल्दी करवाइए। और जैसे ही 1K सब्सक्राइबर्स होते हैं उसके बाद मैं केमिकल काइनेटिक्स, इसके बाद आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह दें या फिर कह दें आप लिक्विड सॉल्यूशन कह दें, या फिर कह दें आप आपके जो 5th नंबर का चैप्टर है, 5th नंबर का चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, इवन आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके साथ साथ जो है आपका जो भी चैप्टर्स हैं, तो इतने जो भी चैप्टर्स हैं आपको लाइव वीडियोस में कराए जाएंगे। तो लाइव वीडियोस, तो ये तो खैर सिंपल बात है, लेकिन आप जो है अपने हिसाब से टाइम कंफर्म करके बताइए कि आप किस टाइम पे ज्यादा बढ़िया वो करेंगे। एक तो 8:15 से, तो 8:15 नहीं, 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक, वो भी सुबह AM, या फिर आपके 9:15 बजे से 9:45 और ऑलमोस्ट 10 बजे तक का टाइम रहेगा। तो आप ज्यादा फ्री किस समय ज्यादा यानी बेटर टाइम कौन सा रहेगा, आप कमेंट करके बताएंगे, या फिर कमेंट में नहीं तो आप जो टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और जो है आपके इंस्टाग्राम स्टोरी, इन जगहों पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, वहां पर पोल ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो आप अपने हिसाब से टाइमिंग को बताएंगे और हम उस हिसाब से लाइव वीडियो का टाइम एडजस्ट करेंगे। तो ये तो रही आपकी लाइव वीडियो की जानकारी। इसके अलावा जो है यहाँ पर हम लाइव वीडियो के अलावा अब हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक की ओर आते हैं, तो टॉपिक में हम पढ़ रहे थे जो है रेट ऑफ रिएक्शन, और उसके बाद हमने रेट लॉ पढ़ ली थे। क्या क्या पढ़ ली थी हमने? सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़े थे पहले वीडियो में, प्लस उसी में पहले में ही इंट्रोडक्शन के अलावा पढ़ लिए थे हमने रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद इस पर आधारित न्यूमेरिकल सेकेंड वीडियो में किए थे, और फिर रेट लॉ पढ़े थे। क्या पढ़े थे? रेट लॉ। तो ये 3 चीजें आपने पढ़ चुके थे। अब रेट लॉ से ही 2 चीजें बनती है। पहली चीज बनेगी मॉलिक्यूलिटी, और दूसरी चीज बनेगी आपकी जो कि होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये 2 चीजें आपको अब पढ़ना है। और फिर इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, इनमें कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे आप। डिफरेंस के अलावा फिर न्यूमेरिकल्स है, और सबसे ज्यादा जो है आपके इस चैप्टर से पूछे जाने वाला, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स हो, दोनों ही जगहों पर पे जो सबसे ज्यादा इस चैप्टर से पूछे जाने वाला टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिर जो है आपको अलग अलग तरह के, जो कि आपको मुख्यतः जीरोथ ऑर्डर, एक तो फिर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, ये आपके जो है बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो थर्ड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर की रिएक्शन जो होती है, nth ऑर्डर की, तो ये जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये टोटल आपकी 5 तरीके की जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आप 5 प्रकार की रिएक्शंस पढ़ते हैं। और इसके अलावा और एक रिएक्शन होती है जो कि बोर्ड एग्जामों में भी पूछी जाती है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जाती है, जो कि होती है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, छद्म कोटि की अभिक्रिया। तो ये क्या होती क्या है, और यहाँ पे कैसा क्या है, यहाँ पे कार्यक्रम चलेगा, ये सारी चीजें हम अब डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपने मॉलिक्यूलिटी की। अब मॉलिक्यूलिटी होती क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो आते हैं हम अपने टॉपिक मॉलिक्यूलिटी पर। तो मॉलिक्यूलिटी की बात करने से पहले हम बात करेंगे आपके मॉलिक्यूलिटी। यहां पर मैं बात करने से पहले थोड़ी सी जो है आपको
किसी भी एक रिएक्शन, आप जो है रिएक्शंस को अभी जैसे कई रिएक्शंस होती है, जैसे कि कई रिएक्शन होती हैं जो कि आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, जैसे कि आप कह सकते हैं HCl का आयोनाइजेशन, HCl का आयोनाइजेशन, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हो जाएगी H+ और Cl- में। ये बात है। अब यहाँ पे इसी के अलावा जो है आपकी एसिड बेस रिएक्शन जो है, एसिड बेस रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि आपको सिंगल स्टेप रिएक्शन लगती है, जिसमें कि आपको यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन जिसमें कि आपको सॉल्ट और इतनी फास्ट होती है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन लगती है। यार जल्दबाजी में मैं भी फास्ट चल रहा हूँ। हाँ, तो ये रही बात, इतनी फास्ट रिएक्शन होती है रिएक्शंस की आपको सिंगल स्टेप रिएक्शन लगती है। लेकिन अब यहाँ पर रियलिटी में देखा जाए तो यहाँ पर ये तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, लेकिन जब आप जो है इस यहाँ पर देखेंगे जो आपकी एसिड बेस रिएक्शन है, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन में एसिड टूटेगा H+ Cl- में आपका, फिर उसके बाद ये बेस टूटेगा Na+OH- में, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके आपके NaCl दे देंगे, और उसके बाद ये दोनों रिएक्ट करके H2O फॉर्म कर लेंगे। तो ये है, यहाँ फिर भी ये सिंगल स्टेप मानी जा सकती है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शंस मानी जा सकती है। लेकिन जब आप जो है यहीं पर कुछ जो कि अभिक्रियाएं होती हैं, जो कि है अभिक्रिया, आप मान लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं, अमोनियम नाइट्रेट का जब की अभिक्रिया आप अगर से कराते हैं, तो अब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये टूट करके NH3 और HNO3 दे देगा, ये हो गया HNO3 दे देगा। लेकिन जब आप इसको देखेंगे आप अपनी लैब में, ये लैब में जब देखेंगे आपको, तो ये तो होगी इस तरीके से रिएक्शन, ये सिंगल है। लेकिन इसके अलावा कैसे, मान लीजिए आपने N2O5 और इसको आप अगर से मान लीजिए देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर आपको N2+5O2 मिलेगा, ये प्राप्त होता है NO2 इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको इस तरीके से रिएक्शंस प्राप्त होती है। इसके अलावा जो है एक और अभिक्रिया होती है HBr2, यहाँ से HBr की अभिक्रिया आप ऑक्सीजन से कराते हैं, तो यहाँ पर HOOBr बन जाता है। फिर इस HOOBr की अभिक्रिया, तो यहाँ पर क्या है, आपने मेन रूप से आपने क्या बनाया था, देख सकते हैं HBr, यहाँ पर आपने क्या किया, मेन रिएक्शन इसमें क्या है कि HBr, और यहाँ पर आपने इसको एक्सेस में लिया, HBr को आपने काय में लिया, एक्सेस में लिया, और आपने इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई, तो यहां पर आपको मिल जाता है क्या, आपको मिलता है H2O प्लस Br2, 2H2O प्लस Br2 मिल जाता है। तो यहाँ पर भी ये मिलता है, आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ एक्सेस में ना लेकर किसे आप मान सकते हैं कि इसे आप यहाँ पे इसके 4 अणु ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2Br2 हो जाएगा। अब बचा 4, तो यहाँ बिल्कुल सब सही है, रिएक्शन बैलेंस है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपने यहाँ पे इसकी अभिक्रिया कराई, फिर HOOBr की अभिक्रिया दोबारा से यहाँ पर अभिक्रिया होती है HBr से, तो HBr से अभिक्रिया होगी, तो यहाँ पे आपको HOBr मिल जाएगा, 2HOBr। अब इस 2HOBr की अभिक्रिया कराते हैं,
दोबारा से HBr से, तो यहां पर आपको प्राप्त हो जाता है क्या, 2H2O प्लस Br2, ये प्राप्त हो जाता है। तो आपको फाइनली ये अभिक्रिया लास्ट में, आप अगर ऐसे लास्ट में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने तो एक्सेस में जो है आपके हाइड्रोजन ब्रोमाइड को लिया था और उसमें आपने ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई तो जल का अणु प्राप्त हुआ और फाइनल प्रोडक्ट आपको ब्रोमीन प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये जो है सिंगल स्टेप रिएक्शन ना होकर के 3 स्टेप रिएक्शन है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन ना होकर के 3 स्टेप रिएक्शन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ सिंगल स्टेप की जगह 3 स्टेप रिएक्शन है, तो यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। तो यहाँ 3 स्टेप रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अब तीनों स्टेप की रिएक्शन है, तो अब 3 स्टेप में जो है पहली स्टेप जो है यहाँ पे चाहे वो यहाँ पे कोई भी एक स्टेप जो है स्लो होगी, सबसे स्लो होगी और बाकी की उसकी तुलना में फास्ट रिएक्शन होगी। कोई भी एक स्टेप जो है यहाँ पे जो कि पहली ही स्टेप जो है आपकी स्लो होती है, बाकी की फास्ट होती है। तो जो स्टेप आपकी आप जो है सिंगल स्टेप का है, डबल स्टेप, ट्रिपल स्टेप, या फिर आप कह सकते हैं जितने भी स्टेप nth स्टेप तक का अगर से मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, तो उसमें अगर से मान लीजिए जो स्टेप जो है आपकी सबसे स्लो होगी, जो स्टेप सबसे स्लो होगी वही अभिक्रिया की मुख्य स्टेप मानी जाती है। यही स्टेप जो है जैसे कि यहाँ पर पहली स्टेप को यहाँ अभिक्रिया की मुख्य स्टेप मानी जाएगी और मेन स्टेप उसे माना जाएगा क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन करना थोड़ा आसान होता है। क्यों? क्योंकि जो स्लो स्टेप है उसमें ऑब्जर्वेशन करना आसान होता है। ये बात रही। अब हमने बात कर ली मुख्य स्टेप की बात कर ली, तो किसी भी अभिक्रिया में अगर मान लीजिए अब यहाँ पर आपने किसी अभिक्रिया की मुख्य स्टेप तक आप पहुंच चुके, तो किसी अभिक्रिया में मुख्य स्टेप में उपयोग किए जाने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या, अभिकारकों के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, उसकी आणविकता कहलाती है। यहाँ सिंगल स्टेप रिएक्शन थी, सिंगल स्टेप, और यहाँ पर कितने अणु यूज हो रहे हैं, तो एक ही जो है अणु अभिकारक का एक अणु यूज हो रहा है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलिटी या फिर आणविकता एक हो जाएगी। यहाँ एक, यहाँ पे एक ही सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो यहाँ पे लेकिन आप देख सकते हैं 2 अणु यूज हो रहे हैं। कितने अणु हो रहे हैं? 2 अभिकारक के 2 अणु यूज हो रहे हैं, इस वजह से 2 हो जाएगी इसकी आणविकता। अब यहाँ पे 3 स्टेप रिएक्शन है, ये कितने स्टेप रिएक्शन है? 3 स्टेप। लेकिन यहाँ पे जो पहली स्टेप है वो सबसे स्लो है, इसलिए वही मुख्य स्टेप, और इसमें 2 अणु यूज हो रहे हैं तो इसलिए इसकी आणविकता भी 2 हो जाएगी। ये रहती है, मतलब सबसे स्लो स्टेप, किसी भी अभिक्रिया की सबसे स्लो स्टेप ही आपकी क्या कहलाती है? मुख्य स्टेप कहलाती है। और उसमें उपयोग होने वाले अभिकारकों की के अणुओं की संख्या, अभिकारकों के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? आपकी मॉलिक्यूलिटी। तो अब आप इसी के सारे आप परिभाषा लिख सकते हैं। लिखिए, किसी अभिक्रिया में उपयोग होने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या, अभिकारकों के अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। यदि से अभिक्रिया के पद एक से अधिक हो तो सबसे मंद गति के पद में उपयोग होने वाले अभिकारकों की संख्या उसकी आणविकता कहलाती है। तो ये रही बात आणविकता की। अब आणविकता के बाद हम आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर तो क्या होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम देखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर है, आपको बता दिया जाए कि अभी तक जितनी भी आप बातें पढ़ रहे थे, इससे आप जो है आपकी जो मैथमेटिक्स के सहारे या फिर कह सकते हैं आप अभिक्रिया को देख करके आप बिल्कुल पता लगा सकते थे कि आप यहाँ पे जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया को देख करके कितनी देर में हो रही, कैसे क्या है, आप बाहरी आवरण को देख करके भी आप पता लगा सकते थे। लेकिन यानी कि आप थोड़ा सा आपको अगर से कैलकुलेशन के लिए बुक में थोड़ा कुछ दे दिया जाए तो आप बिल्कुल अभिक्रिया को सिर्फ देखते से ही आप जो है निकाल सकते थे वहां पर कैसे क्या आ रही थी, कैसा क्या सिस्टम चल रहा था। अब जो है मुख्य रूप से जो आपके चैप्टर है अब स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका चैप्टर स्टार्ट। कहां से? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। क्यों? क्योंकि ये जो है आप नॉर्मली देखें तो आप जो है
टेबल देखेंगे वहां से आपको समझ में नहीं आती कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या, जो है आपकी जो है nth ऑर्डर की है या सेकंड ऑर्डर की, किस ऑर्डर की है यहाँ देखते से पता नहीं चलता। तो फिर कैसे पता करते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं, और यही सबसे बड़ा यहाँ पर भ्रम होता है और सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपके इस चैप्टर में। और इसी पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा फंसाते हैं। इवन आपके बोर्ड एग्जाम्स में शायद चांस तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से गलती से कहीं पूछ ले तो सिर्फ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ही न्यूमेरिकल पूछता है, सिर्फ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की न्यूमेरिकल पूछता है वो, याद रखें। तो हम बात कर रहे थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब न्यूमेरिकल वगैरह जब आएंगे तब देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आते हैं कहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते क्या है, तो किसी अभिक्रिया, अभी आणविकता से थोड़ा सा रिलेट कर देंगे आप। अभी आपने जो है अब यहाँ पे जैसे कि कोई अभिक्रिया थी, आपने उसके अणुओं की संख्या का योग किए तो आपको प्राप्त हो गया। इवन अगर से मान लीजिए आपके अभिक्रिया होती, अब मैं थोड़ा सा आपको फिर से लेकर के चल रहा हूँ कहाँ, मॉलिक्यूलिटी पे। जैसे कि यहाँ पर मैंने किया था क्या, 2Cu प्लस O2, 2Cu प्लस O2, 2CuO। यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको अभिक्रिया प्राप्त होती है, कॉपर ऑक्साइड से आपने ये बनाया। तब यहाँ पर आप कहेंगे किस प्रकार है, यहाँ पर निकालेंगे आणविकता, तो यहाँ कहेंगे आप 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, इसकी मॉलिक्यूलिटी 3 निकल जाएगी। इस तरीके से निकाले। तो अब आते हैं हम, अगर से मान लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है और आपको नॉर्मल सी बात, अगर से कोई सांद्रता परिवर्तन उस तरीके से आपको दिया नहीं है, तो मौलिक जब सांद्रता परिवर्तन स्पष्ट ना दिया रहे तो वहां पर पे भी आपको जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो भी आपकी 3 ही आएगी। जब सांद्रता परिवर्तन स्पष्टतः ना दी जाए, जब सांद्रता परिवर्तन स्पष्टतः ना दी जाए तो जो आपकी मॉलिक्यूलिटी होती है वही आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। लेकिन यदि से अब लेकिन यहाँ पे जो आपके साथ जो सबसे बड़ी बात होती है कि बिना सांद्रता परिवर्तन के आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने देता ही नहीं। इसका मतलब आपको मॉलिक्यूलिटी के सहारे तो निकाल नहीं सकते, तो फिर कैसे निकालेंगे, तो हम बात करते हैं इसके आगे। तो अब आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर, हम आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लें। तो किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तनों की दर को आप क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये बात रही। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान लीजिए आपने तो इस तरीके से लिया, लेकिन इसके बाद आपने इनके जो है आपने लिए थे कॉपर के 2 मोल लिए थे, 2 मोल्स लिए, और उसके बाद आपने क्या लिए, इसका 1 ही मोल लिए, किसका, ऑक्सीजन का। लेकिन आपको लास्ट में जब एट द स्टार्टिंग पॉइंट आपका जो प्रोडक्ट है उसे आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन आफ्टर 5 सेकेंड्स आपने क्या देखा, और एक बात याद रखेंगे यहाँ पर अब जो पिछले ही चैप्टर में पढ़े थे, यानी पिछले ही क्लास में का पहला चैप्टर का जो कि टॉपिक था LR लिमिटिंग रिएजेंट, आ गए भैया LR को लेकर के, फिर से हम LR को लेकर के आ गए। तो लिमिटिंग रिएजेंट LR, तो यहाँ पर पे इसका काफी ज्यादा यूज है, यहाँ पे LR का बहुत ज्यादा यूज होता है और यही सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, यही सबसे ज्यादा इफेक्टेड करता है आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो लिमिटिंग रिएजेंट का अगर आपने टॉपिक को अच्छे तरीके से नहीं समझा है तो प्लीज जाकर के आप जो है सर्च कीजिए लिमिटिंग रिएजेंट बाय LR केमिस्ट्री। आपको जो आपको वीडियो दिखाई देगा थोड़े कम व्यूज हैं, इस वजह से शायद ऊपर ना दिखाई दे,
तो आप जो है मेरे चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो शायद सेकंड लास्ट वीडियो है, तो वहां पर जाकर के आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आफ्टर 5 सेकेंड आपने क्या देखा कि इसके जो है 1 मोल, इसका 1 मोल जो है यूज हो चुका, 1 मोल ही बचा, 1 मोल ही बचा है, 1 मोल ही बचा है, जबकि इसका 0.5 मोल बचे हुए हैं, और जबकि यहाँ पर इसके 1 मोल बन चुके कॉपर ऑक्साइड के, कॉपर ऑक्साइड के 1 मोल बन चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसकी परिवर्तन की दर निकालेंगे, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई या फिर डीपी बाई डी निकालेंगे, डीपी बाई डी टी निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको 1/5 मोल पर सेकेंड। अब यहाँ मान लीजिए कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ लीटर मोल पर लीटर ये निकालते हुए चलिए। अब यहाँ कंसंट्रेशन पर ही आ जाते हैं हम, इसे कंसंट्रेशन ही मान लेते, तो लीटर पर लीटर। हाँ, तो यहाँ पर मोल पर लीटर। अब यहाँ पर क्या हो गया, आपने क्या कर दिया है, तो टाइमिंग का फिर भाग दे दिए, तो यहाँ पर इसकी जो कि दर है वो आ जाएगी 1/5, या फिर इसे ही कर सकते हैं 0.2, जबकि इसकी 0.1 मोल पर लीटर सेकेंड आ जाएगी, और इसकी आ जाएगी 0.2 मोल लीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ये रही। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने यहाँ पर आपको जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर कुल मिलाकर के इनकी जो आप निकालेंगे, तो अब कंसंट्रेशन में जो आप यहाँ पर जो निकालेंगे चेंजमेंट एक प्रकार का, तो यहाँ पर जो सबसे छोटा पॉइंट है, यहाँ जो सबसे छोटा पॉइंट है, तो सबसे छोटा जो आपको न्यूमेरिक वैल्यू मिल रही है, जो सबसे छोटी न्यूमेरिक वैल्यू मिल रही है उसे इकाई मान लेंगे, उसे मान लीजिए एक उसका भाग आपको जो बाकी बचे हुए हैं, या फिर खुद उसमें भी आपका भाग देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी इसमें भाग देंगे 0.2 में 0.1 का भाग देंगे, इसमें 0.1 ही है तो 0.1 में 0.1 का भाग देंगे, जबकि यहाँ 0.2 में 0.1 का भाग देंगे। अब यहाँ पर लेकिन एक बात है कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट से कोई लेना देना होता नहीं है, ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट से कोई लेना देना होता नहीं है, तो सिर्फ रिएक्टेंट 2 और 1। तो यहाँ पर इसी स्थिति में आपने कंसंट्रेशन मैंने अपने तरफ से लिया था, तो मैंने इस तरीके से लिया था कि बिल्कुल ये कंसंट्रेशन बनी रहे, मैंने वो कंसंट्रेशन को चेंज नहीं किया था, तो इस वजह से यहाँ 2 + 1 3 बन गया था। तो यहाँ पर इसकी भी इस तरीके से निकालेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 मिल जाएगी। लेकिन यदि गलती से आपने क्या किया था, मान लीजिए यहाँ पर आपने 4 मोल लिए, मान लीजिए आपने यहाँ 4 मोल लिए, 4 मोल लिए, अब चेंज तो यहाँ पर 1 मोल 5 सेकंड बाद यहाँ पर जितना यहाँ 5 मोल, या फिर आपने मान लीजिए आपने 1 मिनट बाद देखा, आफ्टर 1 मिनट देखा, आपने क्या देखा, आप 1 मिनट बाद या फिर मान लो जितने टाइम पे होती आफ्टर nth टाइम, मतलब n टाइम बाद आपने देखा कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, रिएक्शन कंप्लीट हुई तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि इसके तो जो है 3 मोल बचे रह गए, इसके 3 मोल बचे रह गए, 3 मोल बचे रह गए, लेकिन जो है इसके तो 0 मोल बचे। इस स्थिति में अब यहाँ निकालेंगे, तो यहाँ पर आप जो है ये 3 को ना लेकर के, बचे हुए को ना लेकर के कितना यूज हुआ कितना, उससे ज्यादा आप पे चलेंगे, तो इस तरीके से जाएंगे। तो यहाँ पर फिर से वही बात आएगी, यहाँ पर तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हमेशा आपको जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 मिलेगी, क्योंकि ये थर्ड मतलब 3 अभिक्रिया की कोटि इसकी 3 ही होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होती है इसकी, थर्ड स्टेप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है ये।
इस वजह से आप कोशिश करेंगे भी हर तरीके से करके यहाँ पर आपको तृतीय कोटि की अभिक्रिया मिलेगी। अब यहाँ पर तो ये बात रही, इस तरीके से आप निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं तो इस तरीके से मिल जाती है। मान लीजिए सिंगल ही अगर से आपको दिया है तो कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जब न्यूमेरिकल आएंगे तो न्यूमेरिकल के टाइम पर हम और अच्छे से करेंगे। ये तो रही बात। अब यहाँ पर इनके जो आपने किस किस की बात की है, मॉलिक्यूलिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन दो चीजों की बात की है। तो हमने किस किस की बात की है, मॉलिक्यूलिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो मॉलिक्यूलिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच कुछ अंतर है जो कि मैं आपको आपके स्लाइड के सामने जो है आपके लिए ला दिया हूं। तो कुछ अभिक्रियाओं में जो कि अंतर ये है कि आपकी जो आणविकता है वो उसे आप जो है आप अपने तरफ से सिर्फ अभिक्रिया को देख करके ही आप आणविकता ज्ञात कर सकते हैं, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आपको उसके लिए उसकी कंसंट्रेशन का ध्यान होना जरूरी है, उसकी सांद्रता का ज्ञान होना जरूरी है। या फिर जिसे आप पहला अंतर तो आप उसे देखते से ही निकाल सकते हैं, किसको, आपके अभिक्रिया को देखते से आणविकता निकाल सकते हैं, जबकि आप इसको देखते से ही नहीं निकाल सकते। उसके बाद दूसरे नंबर पे आणविकता में जो है आपकी कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता का कोई उपयोग नहीं है, जबकि आपकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सांद्रता आधारित होती है। उसके अलावा जो आपके जो हमेशा जो है इसकी जो आणविकता है वो उपयोग होने वाले अणुओं की संख्या के योग के बराबर हमेशा बराबर होगी आणविकता। लेकिन जो आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आपके उससे जो आपके अभिकारक में अणुओं की संख्या जो यूज हो रही है उससे एक तो उसके बराबर या उससे कम हो सकती है। तो आपकी आणविकता हमेशा धनात्मक होगी, जबकि आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य अथवा आपकी भिन्नात्मक हो सकती है। सॉरी, ऋणात्मक नहीं हो सकती, भिन्न धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पर जो इसमें जो आपके दाब जो बाहरी कारक हैं वो आणविकता को प्रभावित नहीं करते हैं, जबकि जो आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ये प्रभावित करते हैं। तो यही मुख्य और जो कि दर स्थिरांक इसमें जो है आणविकता में हमेशा दर स्थिरांक समान बना रहेगा, जबकि आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो है रिएक्शन के दाब के आधार पर ये चेंज हो जाएगा। तो ये बात रही। तो ये मुख्य अंतर है। इसके अलावा भी कुछ एक दो अंतर हैं जो कि मैंने लिख करके बता दिया। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपकी जो आपके जो फर्स्ट सेकेंड एंड जीरो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, जिसको इंटीग्रल पार्ट से हम जो है इंटीग्रेशन के जरिए आपको उसके अभिक्रिया के दर निकालेंगे, यानी कि आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। उसके अलावा इसकी हाफ लाइफ की बात करेंगे, हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ के बाद जो आपकी लास्ट जो है न्यूमेरिकल्स जो है आपको कराए जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के धन्यवाद। जय हिंद, जय